हो तो अभी के अभी पूछ सकता है। अगर किसी भी बच्चे ने कल वाला न्यूमेरिकल अगर समझ आ गया, अमीबा वाला, चलो जी। और किसी बच्चे ने क्लियर था, आगे भी क्लियर था, उमर क्लियर है। और इसके लास्ट पे दोबारा 5 मिनट स्लाइड निकालूंगा, इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा। डे 14 है जी बेटा हमारा, और आज न्यूमेरिकल कंसेप्ट वाले हैं, आज न्यूमेरिकल समझने वाले हैं प्रॉपर, जो समझते हैं आज वैसे हमारे पास न्यूमेरिकल हैं। और इम्पोर्टेंट मैं बता चुका हूँ कौन कौन से, जैसे इम्पोर्टेंट आएगा मैं तब भी आपको साथ ही बता दूंगा कि ये वाला इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। 2 ब्लॉक्स हैं ऑफ मैसेज 2 kg एंड 0.50 kg आर अटैच एट द टू एंड ऑफ द कंप्रेस स्प्रिंग। यानी 2 मैसेज को एक कंप्रेस स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया, ना कि अटैच के बाद कंप्रेस किया, उसको पहले ही ऐसे स्प्रिंग के साथ अटैच किया जो पहले से ही कंप्रेस था। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग is 10 joule. Find the velocity of the blocks if the spring deliver its energy to the blocks when release। तो हमने उसकी क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है कि ब्लॉक जब स्प्रिंग को रिलीज किया जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसकी स्टेटमेंट समझते हैं एक दफ़ा अगेन। मेरे पास 2 ब्लॉक्स हैं, मेरे पास एक ब्लॉक M1 है और इसका मैस कितना है जी 2.0 kg। एक मेरे पास मैस 2 है और इसका मैस कितना है 0.50 kg आर अटैच एट द टू एंड कंप्रेस स्प्रिंग। अब ये समझ लो ये स्प्रिंग कंप्रेस नहीं है, क्लियर। तो कंप्रेस करने के लिए इनके पास वेलोसिटी आएगी, मोमेंटम आएगा, कंप्रेस हो जाएंगे। तो यानी ये कंप्रेस होने के बाद आपको नजर आएंगे ये इधर से वेलोसिटी के साथ जाएगा और ये इधर से वेलोसिटी के साथ जाएगा। M1 2.0 kg M2 0.50 kg। हमें इस कंडीशन की बात नहीं की, हमें कंडीशन की बात किया इस कंडीशन की जब वो स्प्रिंग पहले ही कंप्रेस है। तो यानी इस कंडीशन पे ये ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट की हालत में, यानी इसकी V1 क्या है 0 और इसकी V2 क्या है 0। समझने वाला है, आ रही है समझ यहाँ तक। जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा आगे क्या कहता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। अब मैंने इसके ऊपर क्या कर दी, कोई भी एनर्जी नहीं लगाई, स्प्रिंग अपनी एनर्जी से इसको अवे करेगा एक दूसरे से। इसलिए था ना, अब ये किस कंडीशन के अंदर है, पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू पोजीशन, द एनर्जी स्टोर ड्यू टू पोजीशन, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह अगर मोशन होता तो वो काइनेटिक एनर्जी होती। तो ये ड्यू टू पोजीशन है, तो मेरे पास यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर है वो कौन सी एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये स्प्रिंग अभी किस हालत में, पोजीशन की स्टेटमेंट में। तो कितनी है जी 10 जूल। आगे फाइंड द वेलोसिटी, जब इसको रिलीज किया जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी। रिलीज होने के बाद ये वापस अपनी इस कंडीशन में आ जाएगा और आने के लिए ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस तरफ और ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस तरफ। यानी V1 का प्राइम फाइंड करना है और V2 का प्राइम फाइंड करना है। हमने इसका V1 का प्राइम फाइंड करना है और इसका V2 का प्राइम फाइंड करना है, जबकि V1 एंड V2 0 है। यहाँ तक समझ आ गई, समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने इनको कंपैरिजन करना है इलास्टिक कुलियन के मुताबिक। चलो जी, हम गिवन डेटा लिखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। गिवन डेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास M1 है, M1 कितना है 2.0 kg, M2 है कितना है 0.50 kg। इस स्टेटमेंट में V1 क्या था 0, V2 क्या था 0 और फाइंड क्या करना हमने, और पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन थी। मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी गिवन थी, कितनी एनर्जी गिवन है पोटेंशियल, V1 का प्राइम फाइंड करना और V2 का प्राइम फाइंड करना है। यहाँ तक समझ आ गई मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट की भी समझ आ गई है। स्टेटमेंट की समझ तो आ गई है लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी क्या है, कम्प्लेक्स करती है। तो चलो जी नेक्स्ट देखो, मैं पहले इसका V1 का प्राइम फाइंड कर लेता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा के, लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 का प्राइम प्लस m2v2 का प्राइम। नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, इसमें स्टेटमेंट आइडियल कंडीशन थी, मैं कंप्रेस नहीं कर रहा, वो पहले ऑपोजिशन में, पहले वो इस तरह कंप्रेस होने के बाद अवे नहीं गए, वो सिर्फ अवे गए एक दूसरे से। पहले क्या होता था, मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता था, वो एक ही वेलोसिटी से कॉमन वेलोसिटी के साथ गया था, जिसमें फायर क्रैक करके बाद में उसकी पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई। यहाँ पे वो एक दूसरे के ना करीब आ रहे थे, वो सिर्फ एक दूसरे से अवे जा रहे थे, वो अपनी मूवमेंट कर रहा है और ये अपनी मूवमेंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस का साइन नहीं यूज करा। आ रही समझ, मैंने आफ्टर द कंप्रेसिंग जो उसकी डायरेक्शन थी वो सिर्फ बतानी है। क्लियर है, यहाँ पे v1 और v2 को यहाँ पे यूज नहीं किया मैंने। चलो जी, आगे यहाँ तक समझ। अब ये पूरी स्टेटमेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, और यहाँ पे क्या है, m1 और v1 का प्राइम प्लस m2 और v2 का प्राइम। तो यहाँ पे मैं किसको फाइंड कर लेता हूँ, एक को फाइंड कर लेता हूँ, m2 इधर आ जाएगा, m2 v2 का प्राइम इज इक्वल टू माइनस m1 v1 का प्राइम। तो यहाँ पे पता चल गया v2 प्राइम ऑपोजिट है v1 के प्राइम के। अगर मैं पुट कर देता इसका मतलब था दोनों की डायरेक्शन आपस में आगे इक्वलिटी हो जाएगी। चलो जी नेक्स्ट, यहाँ पे v2 के प्राइम को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, v1 का प्राइम डिवाइडेड बाय m2। यहाँ तक ना समझ आइए, वैल्यू पुट करता हूँ तो v2 का प्राइम आ जाएगा मेरे पास। v2 का प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, देखो v2 का प्राइम इज इक्वल टू माइनस m12 v1 का प्राइम डिवाइडेड बाय m2 कितना है 0.50, v2 का प्राइम और 2 डिवाइडेड बाय 0.5 करोगे तो ये आ जाएगा -4vi का प्राइम। मेरे पास आ गया v2 के प्राइम की वैल्यू। अब मैं अगर v1 के प्राइम की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो v2 के प्राइम की वैल्यू फाइंड हो जाएगी खुद ब खुद। तो मैं यहाँ से v1 के प्राइम की वैल्यू फाइंड करता हूँ। ये इक्वेशन 1 है जो हमने यूज़ करनी है। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे हमने कैसे करना है। जल्दी लिख लो यहाँ पर। तेज करूं। अब एक आपने बात समझी होगी कि उस स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर थी। जब स्प्रिंग रिलीज होगा तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर नहीं कन्वर्ट हो जाएगी। मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे v2 का प्राइम इज इक्वल टू -4v1 का प्राइम। तो हमें पता चल गया ना v2 इसके ऑपोजिट पोजीशन है, इसलिए हमने उसके साइन को नहीं डिस्टर्ब किया था क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट ही मैंने प्रूव करने थे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। अब देखो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जब मैंने उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी
तो जब रिलीज किया गया तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के अंदर नहीं कन्वर्ट होगी। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं जितना लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का उतना ही गेन होगा काइनेटिक एनर्जी का। कंसिडर किया जा सकता है ना। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम कितना हो सकता है 10। और काइनेटिक एनर्जी कितनी मैक्सिमम गेन हो सकती है इतनी मैक्सिमम गेन हो सकती है ना। हमने लगाया था ना फार्मूला लास्ट टाइम भी इलास्टिक के अंदर ये फार्मूला यूज किया हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ सबकी तो 10 इनका 1/2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे इन सब की मैं वैल्यू पुट करता हूँ। जब मैं इन सब की वैल्यू पुट करूंगा मैं इधर रेस करता हूँ 2 और 0.50 ही है तो देखो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या थी 2 और v1 के प्राइम की वैल्यू नहीं थी मेरे पास प्लस m2 की वैल्यू क्या थी 0.5 और मेरे पास v2 के प्राइम की वैल्यू क्या है -4vi का प्राइम और यहाँ का होल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे -4vi का प्राइम का होल स्क्वायर मैंने v2 के प्राइम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे देखो 2v1 के प्राइम प्लस 0.5 माइनस माइनस प्लस 4 का क्या हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा v1 के प्राइम का स्क्वायर। समझ आ रही है स्टेटमेंट मैथ की। तो तुम करते जा रहे हैं धराधर लिखते जा रहे हो 2v1 का प्राइम का स्क्वायर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा 8v1 का स्क्वायर। मैच करते जाओ इतना नहीं दिमाग है कि आप मेरे साथ एग्रीमेंट भी करते जा रहे हो। ट्वेंटी 2 + 8 vi का स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको 2 इज इक्वल टू v1 प्राइम का स्क्वायर अंडर रूल लूंगा बहुत साइड तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 का अंडर रूल लास्ट टाइम भी लिया था 1.4 आया था हमारे पास याद है। तो v1 का प्राइम इज इक्वल टू आ गया 1.4। अब v1 के प्राइम की वैल्यू पुट कर दूँ अपनी इक्वेशन के अंदर तो इसी इक्वेशन के नाम देते जाना बस v2 का प्राइम इज इक्वल टू -4 1.4 तो v2 का प्राइम आ गया मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये आई थिंक ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग 5.6 है। चलो जी 5.6 मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी आ गया देखो एक की स्पीड v2 प्राइम नेगेटिव शो क्या कर रहा है कि वो v1 के प्राइम से ऑपोजिट डायरेक्शन हमने यही प्रूव करना था ना। अगर मैं पुट कर देता तो कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं आनी थी। तो ये आइडियल केस था जिसको हमने डिस्कस किया आफ्टर दी कंक्लूजन के बाद। चलो जी लिख लो लिख लिया। तो आज के न्यूमेरिकल है ना वो समझने वाले हैं।
होता समझ आ रही है? चल ये समझ के, ये समझ ले। ये तो तेरे पते की बात है, फुटबॉल खेलता है ना, नहीं शौक नहीं। चलो अरेज कर दूं इससे। अच्छा बच्चों आप मैं बार बार आपसे सिर्फ एक ही बात करता हूँ, अगर आप सिर्फ डिग्री किसी को जताने के लिए कर रहे हो ना तो कोई फायदा नहीं। सिर्फ ये कहोगे कि हाँ जी मेरे ख़ानदान में सारे एफएससी करते हैं, देन मैं भी कंटिन्यू एफएससी करूँ, मेरे ख़ानदान में ये कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। अगर आपका एमलेस पर्पज़ है ना तो इतना टफ करने की ज़रूरत नहीं है, 60 डिग्रीज भी हैं। अगर आपका एम है, कुछ सोच है, कुछ करने का इरादा है और आपका कुछ पर्पज़ है, तब भी इतना टफ खुद के लिए करो, वरना क्यों करना है? कि आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो और अपनी डिग्री को यूजेबल बना सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी डिग्री को वेस्ट कर देते हैं। अपनी तरफ से की एफएससी होती है लेकिन उनको एफएससी करने का पर्पज़ ही नहीं पता होता कि वाई। तो उस डायरेक्शन में जाने से बेहतर है उनको पहले ही अपना रास्ता ही, आप जिस काबिल नहीं हो उससे पहले डिसाइड कर लो। अगर आप इस काबिल हो तभी ये बैठे हो कि हाँ जी मैं कर सकता हूँ। टफ कुछ भी नहीं है, ना टफ होने दूंगा, इसकी गारंटी है। आपके लिए मैं फर्स्ट ईयर आसान बना दूंगा, वो बेशक बायो हो, बेशक वो केमिस्ट्री हो, बेशक वो कंप्यूटर हो, बेशक वो फिजिक्स हो। लेकिन क्वेश्चन ये मार्क होता है, नंबर्स आने के बावजूद भी वो डिग्री आपके लिए एमलेस रहेगी तो उस डिग्री को, उस एफर्ट का आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? ठीक है, अगर मैं आपको ऐसी जगह पे मजदूरी करने के लिए कह दूं जहाँ पे आपका दिल ही नहीं करे मजदूरी करने का। अक्सर बचपन में ना कार्टून आपने देखा, सुनते होंगे, और जब ट्वीटी, पता नहीं कौन से ट्वीटी ट्वीटी, नानी माँ वाली, तो वो बच्चे काम नहीं करते थे। तो क्योंकि वो काम में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, जैसे पीछे गाना बजता था वो सारे बच्चे काम करने लग जाते थे, इंटरेस्ट आ जाता था। तो कहने का मकसद यही है कि ये आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट मिलना है। और कैसे मिलना है इंटरेस्ट आपको? गाने से मिलना है, किसी चीज़ में पढ़ने का काम वही करना है आपने, काम चेंज नहीं करना। उस काम में इंटरेस्ट आपने लाना कैसे, वो आपने देखना है कि मैं इस काम में इंटरेस्ट लेके कैसे आ सकता हूँ। तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारी आपकी डिग्रीज, अगर आप इसको अगर सही मायने में लेके चलते हो। अब देखो ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल 3.1, ये इंपॉर्टेंट बेटा न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है और एक 3.11 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बेटा, अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल 30 डिग्री। एक फुटबॉल को मैं थ्रो कर रहा हूँ, अब फुटबॉल को मैं थ्रो कर रहा हूँ यहाँ, तो मैं अपने फुट के जरिए थ्रो कर सकता हूँ। उसको इस तरह थ्रो कर रहा हूँ, उसका एंगल क्या बन रहा है? 30 डिग्री। तो ये मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे एक अर्थ, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फुटबॉल को रख दिया, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने फुटबॉल को रखा और थ्रो किया, फुटबॉल के एंगल कितना बना, यहाँ से एंगल बना ऐसे ही है ना, 30 डिग्री का मैक्सिमम इतना ही एंगल बन सकता है ना। 45 का थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, 60 का थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, उन्होंने 30 डिग्री का एंगल बताया, ठीक है। वो मैंने 30 डिग्री के हॉरिजॉन्टल वे पे मैंने उसे थ्रो किया। तो आपको पता होगा कि हॉरिजॉन्टल भी डिस्टेंस कवर करा, वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करा। टू थ्रो अ 40 मीटर अ पास, व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड, वो कितनी दूर जाके गिरता है अपनी इनिशियल पोजीशन से? 40 मीटर दूर। तो यहां तक वो जाके गिरता है, यहां से लेके यहां तक का वो डिस्टेंस कवर करता है 40 मीटर, इस तरह ही है। तो बताओ उसकी कितनी स्पीड से आपको फेंकना पड़ेगा कि वो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले। लेट करो इसको मैं कितनी स्पीड से फेंकूं कि ये दीवार पे जाके टकरा जाए मारकर। हम तो अंदाजा लगा सकते हैं ना, ऐसे करेंगे, ऐसे करूंगा नहीं जाएगा, देखो नहीं गया, गया क्यों? मैंने वैसे ही फेंका, आगो के साथ थोड़ी स्पीड ज्यादा से फेंके, ऐसे ही है। तो यानी कितनी स्पीड ज्यादा करूं, तो कैलकुलेट करके इजीली हम बता सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करने का मकसद, अब अंदाजा हर जगह अंदाजा नहीं लगा सकते। एक आपको मैं भारी भरकम काम दूं और आपको कहूँ बस अंदाजे से वो काम कर दो, कभी भी नहीं आपको काम दूंगा जितने आप उस काम को सेटिस्फाई नहीं करते। लास्ट टाइम भी मैंने आपको याद है एक ब्रिज की एग्जांपल दी थी कि मुझे एक ब्रिज बनवाना है, और आप अंदाजे से पिलर नहीं गाड़ना शुरू कर दोगे, उसकी पूरी कैलकुलेशन लगाओगे, फिर पिलर्स को उसके अंदर क्या करोगे,
यूज़ करोगे जो भी आप उसको कंस्ट्रक्ट करोगे, तो आपके अंदाजे नहीं होने चाहिए। आप मुझे स्पीड बताओ कि सर इतनी स्पीड से फेंको, आप ये नहीं पता कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकूंगा कि जाएगा नहीं जाएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने 40 मीटर उस फुटबॉल को हिट किया, कितनी स्पीड से हिट किया कि उसकी 40 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। ये 40 मीटर का डिस्टेंस नहीं है, ये तकरीबन होगा कोई 1.5 मीटर का डिस्टेंस। तो मुझे कितनी स्पीड को यूज़ करना पड़ा कि वो 40 मीटर डिस्टेंस से दूर गया। आई होप के 1.25 आपका ग्राउंड का कवर बनता है। भाई हम तो अंदाजे लगाते रहते हैं, चलो फिजिक्स क्या कहती है हम उसको देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे एंगल दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, रेंज दे दी। रेंज दे दी कितनी दूर तक फेंका जा सकता है फुटबॉल, 40 मीटर तक रेंज, एंगल दे दिया। फाइंड क्या करना है, इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है। तो देखो बेटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आर इज इक्वल टू 40 मीटर, वी आई फाइंड करना है। तो फार्मूला आर का फार्मूला क्या था मेरे पास, वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर 2 जी। वाह, फार्मूला तुम्हें देख के ना मुझे नींद आती है, पता नहीं क्यों वो नींद आती। चलो जी, आर कितना था, पहले रेंज कर लेते हैं फिर इसको कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड किसको करना है, वी आई के स्केल को फाइंड करना है, इसको रेंज कर लेते हैं। आर जी डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू, सही है, रेंज हो गया। इसमें कोई कमी पेशी नहीं सर। वी आई इज इक्वल टू, आर कितना था 40 और जी कितना कंसिडर किया जाएगा, 9.8 कंसिडर किया जाना अगर आपने अपना न्यूमेरिकल ठीक करवाना है तो। जब तक वो नहीं कहेंगे। और नीचे क्या है, साइन 2 थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो बेटा। अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये आ जाएगा, यही आता है 392, हाँ ठीक है 39 आता है ना, यही आता है। चलो डिवाइडेड बाय, और साइन 60 आ गया नीचे, 230 ज़ा 60। तो मेरे पास वी आई कितना आ गया, लिख लो तुम्हारी स्पीड स्लो है वैसे। 392 0.866 हैं, और सर ने रट्टे लगाए हुए हैं। डिवाइड करो, आगे रट्टा नहीं चलना मेरा, डिवाइड कर दो। नजर नहीं आ रहा, ये नजर नहीं आ रहा, वाह भाई वाह। तो वी आई आ गया मेरे पास 21.27, कितना, यानी मुझे 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना पड़ेगा ताकि वो 40 मीटर डिस्टेंस अपना कवर कर ले। कोई मुश्किल जिसमें नहीं, जिसमें जरूरत थी मैं बता दिया था आपको। समझ आया होता, वाह भाई वाह, होता समझ गया। क्लासेस ले लो इसको, इसको पता है कंसेप्ट की नहीं, गेम फार्मूले की गेम है। आपको पता है मैंने सेकंड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल थे वो 2 दिन के अंदर करवाए थे, किस किस को पता है, और इसको कितना डेज लग रहा है, बढ़वाए। इम्पोर्टेंट बेटा हर चीज़ है आपकी, ये बी सी भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो हर चीज़ है। इसमें बेटा कंसेप्ट थोड़ा डीप है, उसके तो सीधे सीधे कंसेप्ट थे हैं। तो वाह, उम्र देख लो बच्चे, तुम थे कहाँ थे ये नहीं पता, लेकिन तुम थे। तुम्हें पता ही नहीं दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल भी हो गए बेटा, 2 दिन लगाए थे मैंने न्यूमेरिकल को। एग्जाम्पल तो साथ साथ होती जा रही थी टॉपिक के। आपका सबसे टफेस्ट कंसेप्चुअल चैप्टर यही था,
और सोच लो कि अगर आपको ये समझ आ गया तो फिजिक्स कितनी मुश्किल है आपके लिए। इससे ज़्यादा फिजिक्स मुश्किल नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? हो सकती है, लेकिन आपके लिए अभी इतनी ही मुश्किल है, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकती। नेक्स्ट करूं? 15 है, और 15 के 15 इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने एग्जांपल भी करवा दी, आपको पता नहीं, पता चला ही नहीं चला। प्रोजेक्टाइल की दो थी, वो आप नहीं आए तो उस दिन करवा दी थी। एक मैंने पहले ही करवा दी थी एमसीक्यूज में, और एक सिंपल करवा के, और एक मैंने दोबारा एमसीक्यूज में करवा दी थी। चलो जी 3.11 डीप कंसेप्ट बेटा हो गए। डीप नहीं कह सकते, लेकिन डीप है। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर। ठीक है, एक बाल है, एक बाल है, बाल को थ्रो किया जा रहा है। पहले किस साइड पे रख के मैं थ्रो कर रहा हूँ? यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ बाल को। मैं यहाँ से बाल को थ्रो कर रहा हूँ, तो ज़मीन से कितनी दूर ऊपर की हाइट है उसकी? 10 मीटर की हाइट है। तो मैं ज़मीन पहले बना ही लेता हूँ। ये बेटा मेरे पास ज़मीन, ज़मीन कह दो या एक कोई भी हाईएस्ट पॉइंट कह दो जहाँ पे बाल है, ये मेरे पास इसकी बाल है। ठीक हो गया? और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 10, और ये मीटर के अंदर आ गया। और इसको मैं यहाँ से थ्रो करवाता हूँ। थ्रो करवाएगी कहाँ? ऊपर की तरफ नहीं थ्रो करवा रहा, वो किधर की तरफ थ्रो करा रहा है? अब बॉल थ्रोन हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली थ्रो करा रहा हूँ, इस तरह फेंक रहा हूँ। जब मैं इस तरह फेंकूंगा वो ऊपर नहीं जाएगी, वो डाउनवर्ड जाएगी। तो बॉल किस तरह जाएगी? इस तरह। और नीचे जाने की वजह क्या? ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको पता हो प्रोजेक्टाइल मोशन कहता था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट इन एनी पॉइंट। कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी वजह क्या है? ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे मैंने अप्लाई क्या की? वेलोसिटी अप्लाई की, इनिशियल वेलोसिटी अप्लाई की, तो जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड गया। कितनी अप्लाई की? और मैंने अप्लाई हॉरिजॉन्टल की तो कितनी आ गई? 21 मीटर पर सेकंड। और जितनी हॉरिजॉन्टल वी आई एक्स है, मैंने आपको कहा थ्रू आउट ऑल पॉइंट पे क्या रहती है? वी एफ एक्स कितनी हो जाएगी? ये बात याद रखनी है। सिर्फ चेंज क्या होगी? क्या बाल इससे अपवर्ड गई तो यहाँ पे वी आई वाई क्या कंसिडर होगी? अपवर्ड नहीं गई तो वी आई वाई 0 रही, और हॉरिजॉन्टल क्या रही? वी आई एक्स 20, और फाइनल तक। और मैंने क्या फाइंड करनी है? हाउ फार इट द ग्राउंड एंड विद, वो कितनी दूर जाके गिरेगी। पहले मैंने 21 की स्पीड से फेंका तो कितनी दूर गिरी थी? 40। अब ये कितनी दूर गिरेगी? 30 मीटर। वो अगर अपन आंसर दिया है ना, तो हम देखते हैं कि वाकई 30 मीटर दूर गिरेगी। अगर मैं एक बॉल को थ्रो करवाऊँ 21 मीटर पर सेकंड की, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, अगर ये एच है तो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस एक्स कह दूँ, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दूं, डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, और इसको एच के बजाय एस वाई कह दूं। कह दूं डिस्टेंस है ना, दोनों रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। उन्होंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ लिया कितनी दूर है, वर्टिकल डिस्टेंस हमें दे दिया। समझ आया यहाँ तक? उसके बाद देखो विद व्हाट वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी इधर टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मेरे पास कौन कौन सी वेलोसिटी आएगी? एक तो मेरे पास इधर वी एफ वाई आएगी, वी एफ वाई चेंज हो जाएगी ना, 0 से इंक्रीज होती नजर आएगी। आपको पता है नीचे आते हुए डाउनवर्ड आते हुए वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो यानी वी एफ वाई 0 नहीं रहेगी, ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी। कितनी चेंज होगी ये भी फाइंड करनी पड़ेगी। उन्होंने पूछा विथ व्हाट वेलोसिटी, तो टोटल कितनी वेलोसिटी हमारे पास मिलेगी? किस किस को मिला के? वी एफ एक्स को मिला के और वी एफ वाई को मिला के। तो टोटल वेलोसिटी, तीन बातें पूछी। एक तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछे, टोटल वेलोसिटी पूछा, तो वी एफ वाई फाइंड करनी पड़ेगी, फिर मेरे पास टोटल वेलोसिटी आएगी। ठीक हो गया? समझ आ गई स्टेटमेंट की कि वो क्या करा? बॉल को थ्रो करवा रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक बात मैंने आपको बार बार कहता हूँ, इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, बट चेंजिंग इन दी वर्टिकल। और हाईएस्ट पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल 0 होती है, जिस मर्जी पे चले जाओ ऐसे ही है। हाईएस्ट पॉइंट यही था, इनिशियल वेलोसिटी है 0, और डाउनवर्ड आते हुए नीचे। और जब तक हाईएस्ट पॉइंट था तब इनिशियल वेलोसिटी क्या रही? 0 रही, और फिर इंक्रीज करती रही।
अब हम इसको गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा मेरे पास क्या है, एस वाई है, कितना है 10 मीटर, वी एफ एक्स और वी आई एक्स कितना है 21 मीटर। इतनी बातें बेटा उन्होंने लिखी नहीं है जितनी बातें मैंने निकाल ली इसकी कंक्लूजन से। उसके बाद क्या देते हैं वो, एस एक्स फाइंड करने को कहते हैं, वी एफ वाई फाइंड करना पड़ेगा और मुझे वी फाइंड करना पड़ेगा। जो रिजल्टेंट होगा वी एफ एक्स का और वी एफ वाई का, वी क्या होगा रिजल्टेंट होगा वी एफ एक्स का और वी एफ वाई का। तो सबसे पहले मैं वी एफ वाई फाइंड करता हूँ। वी एफ फाइंड करने के लिए मैं अगर इक्वेशन यूज करूँ वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस जी टी, तो टाइम तो गिवन नहीं है, तो मैं क्या टाइम पहले फाइंड कर लूँ, तो सबसे पहले टाइम फाइंड करता है। इसको रेज कर दूँ, इसकी समझ आ गई है। तो इसको बेशक बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना चाहे आपकी मर्जी है, मैं इसको ऐसे ही लेके चलता हूँ। मैं सबसे पहले टाइम फाइंड करने के लिए सेकेंड इक्वेशन मोशन का यूज कर लूँ, एस वाई इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2। क्लियर, वी आई वाई क्या है 0 है, तो टाइम भी 0 हो गया, तो मेरे पास बच जाएगा एस वाई इज इक्वल टू 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो टाइम फाइंड करना, तो इसकी भी अरेंजमेंट कर लूँ सबसे पहले साथ ही। तो मैं अगर इसकी अरेंजमेंट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 2sy डिवाइडेड बाय g, और ये मेरे पास आ गया t। अब इधर मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मैं इधर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप इसका आंसर मुझे दे दो। तो देखो इसका भी आंसर 1.3 आता है, 1.4 आता है, तो 1.4 कंसीडर कर लेते हैं। देखो 1.5 आता है, 1.4 आता है, 1.3 आता है। एस वाई है बेटा, वन पॉइंट फोर ही आता है ना, मैंने 1.4 सेकेंड ले लिया। अब मैं इसके अंदर पुट करने लगा हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख लो ताकि मैं रेज करूँ। जरार समझ आ रही है, पक्का प्रोमिस, अल्लाह वाला प्रोमिस। चल रही है ना, पक्का। अच्छा वो पुट भी करने लगे, क्या करने लगे, सारे लिख लिए, यहाँ तक लिख लिया। अच्छा तो ये तो नहीं लिखना था अभी, ये तो बाद में लिख लेंगे, पहले थोड़ी लिखोगे। रेज करूं, अगर अब भी नीट नहीं ना कर रहे आप काम तो मुझे कुछ कह दो, कोई गंदी सी बात सोच लो मेरे बारे में जो मैं करवा नहीं पा रहा आपसे। चलो जी बच्चों, मैं अब करूं रेस। ये चीज़ आगे, मैं टाइम को रेस नहीं करता, टाइम की वैल्यू मैं रहते देता हूँ ऐसे ही। और यहाँ पे मेरे पास फार्मूला था वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस जी टी। वी आई वाई ज़ीरो हो गया, वी एफ वाई कितना आ गया मेरे पास जी टी के, और जी कितना था 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1.4। जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आंसर देखो क्या बनता है, वी एफ वाई मल्टीप्लाई करवाओ और आंसर दे दो मुझे 13। क्लियर। अब मैंने मेरे पास दोनों वेलोसिटी आ गई, वी एफ एक्स भी आ गया और वी एफ वाई भी आ गया। तो रिजल्टेंट फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, आर फाइंड करने का क्या फार्मूला था, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर। इसी तरह वी के लिए क्या हो जाएगा,
v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो वी एक्स कितना था मेरे पास 21 का स्क्वायर, वी वाई कितना है और v कितना आ जाएगा, अभी हमने लेके बता दो मुझे। ले लिया, सारा ले लिया 25.0। हाँ ठीक है, तो मेरे पास v आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। मैंने इन दोनों का स्केल ले लिया, फिर सम लेके अंडर रूट ले लिया। आज नहीं आपने बुक निकाल लिया, ज़्यादा ट्रस्ट है मुझ पे। चलो छोड़ दो खैर। चलो जी, अब तो लास्ट रह गया। ओह वाह, ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, एक जेट है, उसने बॉम्ब को गिराना है, ठीक है। एक बॉम्बर ड्रॉप, हम जेट कह लेते हैं, ठीक है। एक बॉम्बर ने बॉम्ब ड्रॉप करना है किस हाइट पे, 490 मीटर की हाइट पे। मैन इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल 300 किलोमीटर पर और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी 300 किलो। हाउ लॉन्ग वाज इट, तो वो कितना दूर जाके गिरेगा बॉम्ब, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली, और फिर डिस्टेंस फाइंड करना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली। वो कितना टाइम लगेगा गिरने में और कितना डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा उससे गिरते हुए, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टली, बस स्ट्राइक द ग्राउंड। वेलोसिटी नहीं पूछी यहाँ पे, ठीक है। दो ही चीज़ें पूछी हैं, एक तो डिस्टेंस पूछा है और एक टाइम पूछा है। तो सबसे पहले टाइम फाइंड कर लूँगा। और अब मेरी बस कंडीशन देखो क्या कह रहा है, पहले छोटी सी कंडीशन को समझ लेते हैं। अगर एक स्पीड से कार जा रही हो, अगर उसको ये कार ऊपर से गुजर रही है और स्पीड से है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का पता है, तो गाड़ी इतनी स्पीड से चलती ही नहीं है। अगर आप मोटरवे भी जा रहे हो तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी अच्छी खासी स्पीड लगती है आपको। अगर यही गाड़ी 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हो और आपने यहाँ से कोई भी चीज़ थ्रो, एक डस्ट यानी कोई एक, आपने कोई भी रैपर जो होता है या कोई भी एक जो आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ों से थ्रो करवानी है, और उसका आपको ट्राई करना है कि वो जो इधर से थ्रो करवाई जाए, यानी चलती हुई स्पीड की जो थ्रो करवाई जो आपको इस पॉइंट पे हिट करे, तो आपको कहाँ पे जाके अपनी जो चीज़ है उससे थ्रो करना पड़ेगा, तो इधर जाके हिट करे। एक 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी में बैठे हुआ शख्स बाहर से कोई भी रैपर कोई भी बॉल थ्रो कर रहा है और थ्रो करे वो इस पॉइंट पे जाए, तो किस पॉइंट पे, क्या उसको इस पॉइंट पे थ्रो करनी पड़ेगी, यहाँ तो उसके पहले से ही थ्रो करनी पड़ेगी, यहाँ उसको पीछे जाके बैकवर्ड पे थ्रो करनी पड़ेगी। यहाँ तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, यहाँ उसकी डायरेक्शन ऐसी। वो जो भी अलग बात है, वो तो जाहिर सी बात है, स्पीड इतनी है तो फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। अब देखो पता चलता है अगर मैं बॉल को यहाँ से छोड़ता हूँ स्पीड चलती हुई गाड़ी से, तो बॉल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कवर करेगी। तो इसी तरह उसने कहा अगर 4 मीटर की पर हाइट से यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है 490 मीटर की हाइट से एक बम्बार्डमेंट को ड्रॉप करना है, तो वो उसी हाइट पे जाके नहीं गिरेगा, वो थोड़ा सा
आगे जाके गिरेगा, वो किस स्पीड से जाके गिरेगा, वो उसकी स्पीड दे दी हमें वी आई एक्स, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी दे दी हमें 300 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लें, स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट में ले जाएं हम। तो इसको अगर मैं ऐसे यूनिट की तरफ लेके जाता हूँ तो 300 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको करो सोल्व, देखो क्या आंसर आता है और दो मुझे आंसर। कितना 83 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है और वो थ्रो करवाता है। आपने बताना है वो इस ग्राउंड के साथ टकराने में कितना टाइम लेगा, और हमें पता है इसकी अपवर्ड वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि जैसे मैं अपने हाथ से ड्रॉप करूंगा उससे तो वो ऊपर नहीं जाएगी, वो डाउनवर्ड जाएगी। तो उसकी अपवर्ड वेलोसिटी 0 है और हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर वही, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये किस में चला जाएगा एस वाई में। सबसे पहले टाइम फाइंड कर लें, जो पहले टाइम फाइंड कर ले क्या मैंने फॉर्मूला लगाया था, एस वाई इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 जी टी का स्केयर। तो एस वाई इज इक्वल टू 1/2 जी टी का स्केयर। तो ये क्या बनेगा, टी का स्केयर इज इक्वल टू 2 SY डिवाइडेड बाय जी। तो टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 490 डिवाइडेड बाय 9.8। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट इसका आंसर दो टाइप का। मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो 10, अंडर रूट भी ले लिया, तो आपको कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड लगेगा। क्लियर है। अगर इसी तरह मैंने फाइंड करना हो वी क्या फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड करना एक्स एक्सिस पे, तो मैं सिंपल सा फार्मूला जो पहले लगाया था मैं वही लगा देता हूँ, एस एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। एस एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स कितना है 83 मल्टीप्लाई टाइम कितना निकला, एस एक्स कितना निकला, क्लियर।